हेलो, नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने बुक 1 का पहला चैप्टर किया था, एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी 6 नंबर का। इस बार हमारे पास बुक 2 का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो बोर्ड में 6 मार्क्स का आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है कि भारत को जब आज़ादी मिली उसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले हम जब बात करें 14 से 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स 16वीं सेंचुरी में इंडिया आए थे, तो 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन ने रूल किया। तो 1857 का एक मेजर रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद नेशनल मूवमेंट चली, इसमें महात्मा गांधी ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। और जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय उससे एक रात पहले 14 अगस्त की रात को नेहरू जी ने एक स्पेशल असेंबली सेशन डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उसको एड्रेस किया और उन्होंने एक फेमस स्पीच दी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, कि विश्वास से और किस्मत से आज वो दिन आ गया जब हमें भारत को, हमारे देश को आज़ादी मिली फॉरेन कॉलोनियल रूल से, जो लगभग 200 साल तक था। तो नेहरू जी ने जब आज़ाद हुए तो हमारे सामने, हमारे पास कोई 200 साल का ब्रिटिश रूल खत्म हुआ और रॉयल असेंट मिला इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास लॉर्ड लुइस माउंटबेटन थे, हमारे लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो जैसे हम आज़ाद हुए तो हमारे पास 3 बड़े मेजर चैलेंजेस आए। पेपर में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि एक्सप्लेन द मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आ सकता है। तो इंडिया जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो अपने पास 3 मेजर चैलेंज आए। पहला, यूनाइटेड इंडिया, भारत को इकट्ठा करना है। हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो सबको एक साथ इकट्ठा रखना हमारा चैलेंज था। जब हम आज़ाद हुए तो बड़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न नेशंस चाहते और सोचते थे कि भारत एक ही साल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने बड़े डाइवर्सिटी वाले देश को इकट्ठा रखना बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन भारत ने सबको गलत प्रूव कर दिया और आज हम डेमोक्रेटिक वे से चल रहे हैं और हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे यहाँ पर। सेकेंड चैलेंज हमारे पास है, हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। डेमोक्रेसी एक ऐसी होगी जो किसी व्यक्ति विशेष के कहने पे नहीं चलेगी। हमारी डेमोक्रेसी प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होगी। क्लास 11th में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। हर सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे और डेमोक्रेसी के हिसाब से रूल होगा, और जो डेमोक्रेसी होगी वो अकाउंटेबल, जिम्मेवार होगी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। और तीसरा चैलेंज था हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का मुद्दा। हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ थी, हिंदू मेजोरिटी में थे, अभी भी हैं, और माइनॉरिटी अलग अलग रिलीजन के लोग थे, तो उनकी टेंशन थी। तो हमारे भारत ने सबको इक्वली लेके चले। हमने सेकुलर पॉलिटी ऑप्ट की कि सारे धर्मों को हम साथ लेके चलेंगे, और इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखा हमने। हमारे भारत में सारे धर्म एक बराबर है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो चैलेंज था, इरेडिकेट करना था पॉवर्टी को, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देनी थी और डेवलपमेंट के पाथ पे हमें चलना था। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई इंडिपेंडेंस के बाद। इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वो है प्रोसेस ऑफ द पार्टीशन। ये पार्टीशन का पूरा प्रोसेस कैसे तैयार हुआ। तो स्टूडेंट्स, 14 से 15 अगस्त को एक नहीं बल्कि 2 देश निकले ब्रिटिश इंडिया में से। एक पाकिस्तान निकला, एक इंडिया निकला, जो प्योरली बेस्ड था 2 नेशन थ्योरी पे। और 2 नेशन थ्योरी जो मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी, मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, उन्होंने कहा था कि जिस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा वो पूरा पाकिस्तान बनेगा और जो हिंदू ज़्यादा वहाँ इंडिया बनेगा। कांग्रेस ने इस 2 नेशन थ्योरी को अपोज किया था और रिजेक्ट कर दिया था पार्टीशन की थ्योरी को। बट पॉलिटिकल एस्पिरेशंस मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, जिससे पार्टीशन हुआ। और पार्टीशन का पूरा प्रोसेस क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है। प्रोसेस ये कि किस तरह से उसको पूरा तैयार किया, उसका ब्लूप्रिंट कैसा था। तो ये बताया गया कि भारत एक नहीं बल्कि 2 धर्मों में डिवाइड होगा, हिंदुओं का इंडिया और मुस्लिम्स का पाकिस्तान। बट सबको लगता था कि ये बड़ा सिंपल है, बट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। सबसे पहले कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी कि मुस्लिम प्रोविंस है कि उसको डिवाइड कर दिया जाए। 2 जगहें थी, लेकिन वहां पर पॉपुलेशन हिंदू और मुस्लिम्स की दोनों की बराबर थी। तो ऐसे में डिसाइड किया गया कि जो नया भारत बनेगा ईस्ट और वेस्ट में बनेगा। ईस्ट यानी कि ईस्ट बंगाल, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, उसमें ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, असम प्रोविंस को डिवाइड किया था। तो ईस्ट बंगाल मुस्लिम्स तो थे, नॉन मुस्लिम्स भी मेजॉरिटी में थे, और दूसरा बनेगा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और उसके बीच में से जो सेपरेट करेगा इंडियन टेरिटरी, इन दोनों को सेपरेट करेगी, और दोनों को ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल था। तो सेकेंडली, सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। जैसे कि खान अब्दुल गफर खान, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के रीजन थे, लीडर थे,
उन्हें फ्रंटियर गांधी कहते थे, उन्होंने भी टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं और उनको ज़बरदस्ती उस पूरे रीजन्स को पाकिस्तान में डाल दिया गया। तीसरा, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ साथ नॉन मुस्लिम भी थे और पंजाब और बंगाल सबसे ज़्यादा वायलेंस से इफेक्ट हुआ। और जो चौथा पॉइंट इसका आता है कि 14 से 15 अगस्त तक लोगों को ये पता नहीं था कि वो इंडिया में आए या पाकिस्तान में आए। तो पार्टीशन को रिलीजियस मेजॉरिटी पे डिवाइड किया गया, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल और ब्लॉक लेवल पे। और चौथा पॉइंट आता है फिर प्रिंसली स्टेट्स, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, कि माइनॉरिटीज़ का क्या होगा, कि हिंदू कहाँ जाएंगे, मुस्लिम कहाँ जाएंगे। तो हिंदू और सिख फंस गए पाकिस्तान वाले मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में और मुस्लिम फंस गए हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में। सबको लगता था कि ये वायलेंस कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन जल्द ही वायलेंस आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, जिससे बहुत सारे डेथ्स हुई और 5 से 10 मिलियन लोगों ने अपनी जान इसमें गंवा दी। तो अब आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, इम्प्लीकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस। 1947 में वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट और अनप्लान्ड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होता है, जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंस था। किलिंग्स और एट्रोसिटीज दोनों साइड पे हुई। धर्म के नाम पे एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बहुत बुरी तरह से बेरहमी से मारा और लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता बन गए कम्युनल जोन्स और सब मुस्लिम्स उस एरिया में नहीं जाते जहाँ हिंदू सिख ज़्यादा थे और हिंदू सिख वहाँ नहीं जाते थे जहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा थे। तो ऐसे में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, उनको बॉर्डर क्रॉस करने पड़े, उनको सफरिंग का सामना करना पड़ा, रिफ्यूजी कैंप्स में उनको रहना पड़ा, बेचारे नंगे पाँव ही अपने घरों से चल पड़े। रास्ते में उन पर अटैक हुआ, लड़कियों के हॉनर को बचाने के लिए पेरेंट्स ने उन्हें खुद जहर दे दिया। तो जो पार्टीशन में ज़्यादातर लोगों की जो आज़ादी थी वो रिफ्यूजी कैंप्स में सेलिब्रेट हुई और जो लोग सर्वाइवर थे वो कहते थे कि पार्टीशन जो था वो डिवीजन ऑफ आर्ट था, उसने दिलों का बंटवारा कर दिया। राइटर, पोइट, आर्टिस्ट इसको डिवीजन ऑफ आर्ट के रूप में बताते हैं। पार्टीशन से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। रेलवे एम्प्लॉयज़ को बांटा गया और कहते हैं कि 80 लाख लोगों ने माइग्रेट किया दोनों बॉर्डर्स पे। 10 से 5 लाख लोगों की मौत हो गई। मुस्लिम पॉपुलेशन जो 12% थी 1951 में, उसका क्या होगा? क्या भारत सेकुलरिज्म की तरफ जाएगा या फिर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को धर्म के नाम पे दंगे करेंगे? तो भारत ने सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया और सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए हमने जर्नी स्टार्ट की और आज हम उस मुकाम पे है कि हमारा देश दुनिया का सबसे एक अच्छा देश बन रहा है और यहाँ पर पीस से सारे लोग रह रहे हैं। तो हमने दुनिया को गलत प्रूव कर दिया। अब पार्टीशन की जब वायलेंस चल रही थी तो महात्मा गांधी उस समय एक बड़ी फिगर थे, बड़े लीडर थे। तो गांधी वहां जाते थे जहां लोगों के साथ अत्याचार होता था। तो अपने लास्ट डेज में वो नाखोली में थे, नाखोली कलकत्ता, जहां वायलेंस हुई थी। उसके बाद वो दिल्ली आए। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उन्हें शूट किया, जिससे महात्मा गांधी की डेथ हो गई। और महात्मा गांधी की डेथ एक टर्निंग पॉइंट था पार्टीशन की हिस्ट्री में। उनकी डेथ के बाद पार्टीशन की वायलेंस खत्म हो गई। अब पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंस के बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखिए, इन्हें रजवाड़ा रियासतें बोलते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, 565 प्रिंसली स्टेट थी, जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर, मणिपुर, ट्रेवनाकोर, ग्वालियर, मैसूर, ये कुछ फेमस प्रिंसली स्टेट थी। तो हर भारत में हर 5 में से एक बंदा प्रिंसली स्टेट से आता था और प्रिंसली स्टेट्स का भारत के साथ मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया। अब भारत आज़ाद होने के बाद ये नहीं चाहता कि भारत के अंदर ही न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेशंस रहे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम भारत को जोड़ेंगे। तो इसे मैं बोलूँगा कि प्रिंसली स्टेट्स का जोड़ना भारत के लिए यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेवनाकोर एक प्रिंसली स्टेट, उसने कहा कि मैं इंडिपेंडेंस के साथ टाइम पे डिसाइड करूंगा। नवाब जो भोपाल का था उसकी भी सेम स्टेटमेंट थी, हैदराबाद के निज़ाम की भी सेम स्टेटमेंट थी। अब सरकार ने 3 अप्रोचें रखी। सरकार ने कहा कि जो भारत के साथ जुड़ेगा उसे वो ऑटोनॉमी देंगे, सेल्फ रूल देंगे और अपलिफ्ट करेंगे। अब लगता था प्रिंसली स्टेट जोड़ना इजी है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। अगर मैं बात करूं तो आज का जो उड़ीसा, उसमें 26 स्मॉल स्टेट्स थी, 14 बिग स्टेट्स गुजरात में थी, 190 स्टेट्स सौराष्ट्र रीजन ऑफ थी गुजरात में। तो अब सरकार प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ जोड़ना चाहती है, ऑटोनॉमी देना चाहती है और डीमार्केशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि स्टेट्स की बाउंड्रीज को प्रॉपर्ली डीमार्क किया जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्हें नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट, रियलिस्ट, एनसीआर कहा जाता है, जिन्होंने भारत की अखंडता, एकता, प्रभुता के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उनके फार साइटेड विजन से ज्यादातर प्रिंसली स्टेट भारत के साथ जुड़ गई।
तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, पार्ट बना हमारा वो। लेकिन प्रिंसी स्टेट्स में 4 प्रिंसी स्टेट्स बड़ी कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस में आ गई थी, और वो कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसी स्टेट्स थी जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़। जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को जोड़ा गया इंडिया के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद शेख अब्दुल्ला, महाराजा हरी सिंह जी ने और लॉर्ड लुइस माउंटबेटन के साथ एग्रीमेंट करके जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हैदराबाद की। तो हैदराबाद बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया का मैप देखो तो एनसीईआरटी के एनसीईआरटी का अगर आप पेज नंबर देखो तो उसमें हैदराबाद के बारे में बताया हुआ है कि हैदराबाद टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट था, और हैदराबाद को भारत के साथ मिलाने के लिए सरदार पटेल ने पूरा जोर किया। उनको लगता था कि हैदराबाद को वो जाने नहीं देंगे, क्योंकि हैदराबाद के चारों तरफ इंडियन टेरिटरी पड़ती थी। कल को कोई भी फॉरेन पावर इजीली हैदराबाद को कैप्चर करके भारत के बाकी हिस्सों को कैप्चर कर सकती है। तो ऐसे में जो हैदराबाद के रूलर थे उनका नाम था निज़ाम। वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा के पार्ट्स कुछ, और ये पूरा विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ था इसके लिए, और ये मद्रास प्रोविंस में आता था। तो महाराजा के साथ इसके निज़ाम ने नवंबर 1947 को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। तो निज़ाम के रूल को फोर्स मिली हैदराबाद स्टेट में, उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। स्पेशली वो वुमेन्स को ऑप्रेस करता था। तो हैदराबाद टाउन नर्व सेंटर बन गया। फिर उसने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेजी जिसका नाम था रजकर्स। रजकर्स पे क्वेश्चन आता है कि उसकी पैरामिलिट्री फोर्स का नाम क्या था, रजकर्स। उसने काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की लोगों पे। फिर इंडियन आर्मी गई, और इंडियन आर्मी ने निज़ाम के साथ बैटल लड़के हैदराबाद को फ्री कराया, और आज हैदराबाद भारत का पार्ट है। वो तेलंगाना स्टेट में आता है। तेलंगाना की कैपिटल सिटी है। पहले आंध्र प्रदेश में होता था। 2014 में आंध्र प्रदेश डिवाइड हुई तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो हैदराबाद हमारी लार्जेस्ट प्रिंसी स्टेट होती थी। तो सेकंड पॉइंट पे मणिपुर पढ़ते हैं। अब थोड़े दिन पहले हमने लास्ट ईयर देखा मणिपुर में कितनी वायलेंस थी, तो जिसके सीड उसी समय बोए गए थे। तो आज़ादी के कुछ दिनों बाद महाराजा थे जो मणिपुर के, उनका नाम था भोजचंद्रा सिंह। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया कि मणिपुर को इंटरनल ऑटोनॉमी देंगे। अब प्रेशर था पब्लिक ओपिनियन का, तो महाराजा ने भारत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया जून 1948 में, और मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। और आपको मैं बता दूं, मणिपुर भारत का पहला स्टेट था जहां पर इलेक्शन हुआ। ये क्वेश्चन में पेपर सीयूटी में भी आएगा। पहला इलेक्शन मणिपुर में हुआ, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब लेजिस्लेटिव जो असेंबली जो मणिपुर की थी उसके डिफरेंसेस थे मर्जर को लेके मणिपुर के। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेशराइज किया महाराजा को, और मर्जर एग्रीमेंट साइन करा दिया सितंबर 1949 को इंडिया के साथ। अब देखिए कितनी प्रॉब्लम हुई कि मणिपुर मर्जर कर रहा है साइन महाराजा। अब वहां की इलेक्टेड असेंबली को पूछा नहीं जाता। उसी कारण उनके जो रेप्रिकरेशन है वो आज भी महसूस किए जाते हैं। एक कार्टून है, उसमें जब उसका एम्परर, उसका राजा मणिपुर के लोगों को दबाने की कोशिश करता है, तो सरदार पटेल बोलते हैं कि ये तुम्हारी इसी वजह से तुम कितना लोगों को डोमिनेट कर रहे हो, ये सब दिख रहा है। तो इन्हीं कारणों से मणिपुर को भारत का पार्ट बनाया गया। हैदराबाद और मणिपुर भी 6 मार्क्स में आ सकता है। फिर हमारे पास आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो जब हम आजाद हुए तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक मुद्दा बन गया। 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ नागपुर में। तो कांग्रेस ने कहा कि जब भी कभी हम आजाद होंगे तो लिंग्विस्टिक स्टेट बेसिस पे स्टेटों का निर्माण होगा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने डिवीजन किया है स्टेट्स का वो आर्टिफिशियल डिवीजन है और वो अपने कन्वीनियंस से किया है। तो जो हमारी जो टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें हम लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज को प्रॉपरली रखेंगे, लैंग्वेज को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो हमारी लीडरशिप डर गई कि अगर ऑलरेडी हम वायलेंस फेस करके आ रहे हैं, कहीं हमने लिंग्विस्टिक स्टेट का मुद्दा छेड़ दिया तो वायलेंस और फैल जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इस मुद्दे को हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और बाद में हम फोकस करेंगे इस पे। अभी फिलहाल हमारे जो चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, पॉवर्टी इरेडिकेशन पे, उस पर फोकस करेंगे। लेकिन हमारी नेशनल लीडर को चैलेंज मिला लोकल लीडरशिप फ्रॉम द आंध्र प्रदेश रीजन ऑफ मद्रास प्रोविंस, जहां पर विशाल आंध्रा मूवमेंट को पॉथी श्रीरामलू ने लीड किया। 56 डेज का हंगर स्ट्राइक किया जिसमें उसने सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग एरिया की बात की। जब वो प्रोटेस्ट इतना ब्रूटल हुआ, उसकी डेथ हो गई हंगर स्ट्राइक के कारण। बड़े सारे एमपी एमएलएस लेजिस्लेटर्स ने वहां रिजाइन किया, जिससे नेहरू जी को फोर्सफुली दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश को पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा। तो आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया दैट वाज फॉर्म्ड इन 1952।
जब आंध्र प्रदेश स्टेट बना तो कुछ और स्टेटों का चैलेंजेस नेहरू जी के सामने आया। कर्नाटका की बात हुई, महाराष्ट्र की बात हुई, गुजरात की बात हुई। तो उन्होंने फिर क्या किया, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिसकी जिम्मेदारी फैजल अली को दी। और उस कमीशन ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा, एक्ट पास किया गया जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। और एसआरसी से सबको लगता था कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने से देश टूटेगा, लेकिन लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने से देश की एकता बढ़ी। और आज भारत आप देख लो, बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल कल्चर्स होने के बाद भी हम एकजुट खड़े हैं। जब भी भारत पे कोई आपदा आती है तो हर राज्य के लोग, हर रीजन के लोग खड़े होकर भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान देते हैं, क्योंकि हमारा देश सबसे सुप्रीम है, देश से ऊपर कुछ नहीं होता। तो अब हम इसमें देखेंगे कि अलग अलग स्टेटों की कब कब बनी और क्या क्या मुद्दे आए। जैसे हमारे पास गुजरात स्टेट है, बाइलिंगुअल बेसिस पे 1960 में बॉम्बे एक बड़ा स्टेट हुआ करता था हमारा। तो बॉम्बे स्टेट टूटा दो पार्ट्स में बना, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात गुजराती पे बना, महाराष्ट्र बना मराठी पे 1960 में। ये बाइलिंगुअल बेसिस पे बना। हरियाणा 1966 में बना, पंजाब से बना, ये मैप में भी आ सकता है। मेघालय बना असम से 1972 में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बना 2000 में। और दो स्टेटें जो पार्टीशन से अफेक्ट हुई थी, दैट इज पंजाब एंड द बंगाल। और दो स्टेटें कभी जो यूनियन टेरिटरी होती थी, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, आप इसको लिख सकते हो। और लास्ट में अगर जो रेड वाला बॉक्स में पेज नंबर 23 पे आऊं, तो उसमें भी आपने देखना कि बाइलिंगुअल बेसिस पे महाराष्ट्र गुजरात 1960 बॉम्बे से निकले। पंजाब ने 1966 तक वेट किया, जब पूरा देश 56 में लिंग्विस्टिक लाइंस में बन रहा था। पंजाब में से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा निकले 1966 में। और नॉर्थ ईस्ट का यूनिफिकेशन 1972 में हुआ, जब वो पूरा सेपरेट हुआ। मेघालय असम से निकला 1972 पे। मणिपुर और त्रिपुरा को भी स्टेट सूट दे दिए गए। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की पूरी कहानी आपको रीजनल एस्पिरेशंस में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। नागालैंड को स्टेटहुड दिया 1963 में। नागालैंड चाइना वॉर के बाद बना था 1963 में, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और लैंग्वेज कंट्रोवर्सी अभी भी नहीं रुकी। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में बने। अटल बिहारी वाजपेयी तब प्राइम मिनिस्टर थे। छत्तीसगढ़ एमपी में से निकला, उत्तराखंड यूपी से निकला, और साथ में झारखंड निकला बिहार से। उत्तराखंड का रीजन डिफरेंस होने का, जो अलग होने का पूरा प्रोसेस ये था कि वहाँ पर एथनिसिटी, रीजनल जो कल्चर और थोड़ा पहाड़ी इलाका था वो। छत्तीसगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स पे, और बिहार, झारखंड से बिहार इसलिए हुआ क्योंकि डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस पे वो अलग हुआ। तो रीऑर्गेनाइजेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ। बड़ी सारी रीजन जो आज भी स्टेटहुड मांगते हैं, विदर्भा महाराष्ट्र में स्टेटहुड की बात करता है। हरियाणा प्रदेश वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अलग होने की बात करता है। नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग एट द गोरखालैंड, वो अलग होना चाहता है। तो इस चैप्टर में ये था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जब एग्जाम और पास आएगा तो मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आपकी पूरी वर्कशीटें मैं अपलोड करूंगा। और एनसीईआरटी पूरी प्योरली पढ़नी है, एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है। जैसे इसका एक मैचिंग वर्ड में पॉइंट बनता है, एक एमसीक्यू जो आ सकता है, मैपिंग ऑफ बाउंड्री ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, दैट इज इंडिया पाकिस्तान। मैपिंग ऑफ बाउंड्री एंड ग्राउंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस पे मैपिंग जो हुई, पाकिस्तान बांग्लादेश। डिमार्केटिंग बाउंड्री विद इन अ कंट्री बाय ज्योग्राफिकल जोन्स, दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। डिमार्केटिंग बाउंड्री विद इन अ कंट्री ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ग्राउंड, दैट इज झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। इसी के साथ मैं दीपक शर्मा आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई और डाउट आता है तो मैं डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर करूंगा। नमस्कार।